पाथ टू सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव और मैं हूं डॉक्टर प्रियंका यादव। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। हमारे पास इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान हैं, नागरिकता अधिनियम से जुड़े नोट्स भी हैं। हाँ, और हमारा मिशन है कि इन सबको निचोड़कर बिल्कुल एक नोटबुक स्टाइल में आपके सामने रखें, ताकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये आसानी से याद हो जाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्लास में नोटबुक पर नोट्स बनाते हैं ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को जोड़ते हुए। हाँ सबसे पहले नींव रखते हैं संविधान के प्रावधान, मतलब अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, ये संविधान के भाग 2 में आते हैं और जहां तक मैं समझा हूं ये मुख्य रूप से ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब भारत का नागरिक कौन था। सही। यहीं पर एक खास बात भी है, शायद वो एकल नागरिकता वाली सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सिंगल सिटीजनशिप। और ये हमने ब्रिटेन से प्रेरणा ली है। अच्छा, ब्रिटेन से? जी, इसका मतलब सीधा सा है, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। जैसे आप पंजाबी या तमिल नागरिक नहीं हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। ये देश की एकता के लिए जरूरी रहा होगा उस समय। हाँ बिल्कुल, देश नया नया आजाद हुआ था। तो अनुच्छेद 5 पर आते हैं। ये क्या कहता है इस शुरुआती नागरिकता के बारे में? हाँ, बताइए। देखिए, अनुच्छेद 5 में एक मुख्य शर्त है, सबसे पहले व्यक्ति का भारत में अधिवास, डोमिसाइल होना चाहिए। मतलब उसका इरादा भारत में स्थायी रूप से रहने का हो। ठीक है, इरादा पक्का हो। हाँ, और इसके साथ 3 और शर्तें हैं, जिनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। अच्छा, 3 में से एक? क्या है वो? पहली, या तो वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक। या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। ओके। या फिर वो संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत में सामान्य रूप से रहा हो, मामूली तौर पर निवासी रहा हो। समझ गया। तो अधिवास होना चाहिए और साथ में इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो। जन्म, माता पिता का जन्म या 5 साल का निवास। ये हुआ अनुच्छेद 5। जी। ये हुई 26 जनवरी 1950 की स्थिति। लेकिन उस समय तो हालात बड़े अजीब थे, बंटवारा हुआ था, तो शायद अनुच्छेद 6 और 7 की जरूरत इसीलिए पड़ी। बिल्कुल सही सोचा आपने। बंटवारे ने अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड हालात पैदा कर दिए थे। तो अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अच्छा। हाँ, उनकी नागरिकता अधिकारों के लिए इसमें कुछ शर्तें और तारीखें थीं, ये पक्का करने के लिए कि कौन सच में भारत में बसना चाहता है। और अनुच्छेद 7, क्या ये उसका उल्टा है, जो यहाँ से पाकिस्तान गए? हाँ, कुछ हद तक। अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में वो फिर भारत लौट आए पुनर्वास के परमिट के साथ। तो उनकी नागरिकता कैसे बहाल हो, उसके प्रावधान इसमें हैं। ये दोनों अनुच्छेद बंटवारे की मुश्किलों को दिखाते हैं। वाकई ये तो बहुत खास हालात थे। अच्छा, अब अनुच्छेद 8, ये किन के लिए था? अनुच्छेद 8 था भारतीय मूल के लोगों के लिए, जो भारत से बाहर रह रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वो विदेश में भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करवाकर भारत के नागरिक बन सकते थे। अच्छा, मतलब भारत अपने प्रवासी समुदाय से भी जुड़ा रहना चाहता था। जी हाँ। तो ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये तो नागरिकता देने पर फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन क्या संविधान ये भी बताता है कि नागरिकता खत्म कैसे होगी? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 9 इसी बारे में है और बहुत साफ है। क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वॉलंटियरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब सीधा एकल नागरिकता का सिद्धांत। हाँ, एक साथ दोहरी नागरिकता नहीं, जैसे ही उधर की ली इधर की गई। एकदम साफ। अब अनुच्छेद 10, इसका क्या काम है? अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी देता है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के तहत भारत का नागरिक बन गया है, वो नागरिक बना रहेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, उसकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन होगी। मतलब संसद चाहे तो भविष्य में नियम बदल सकती है। और यहीं से शायद अनुच्छेद 11 आता है, जो संसद को शक्ति देता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। कैसी शक्ति? नागरिकता कैसे मिलेगी, एक्विजिशन कैसे खत्म होगी, टर्मिनेशन और इससे जुड़े बाकी सारे मामलों पर
संसद भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बना सकती है। तो संविधान ने तो 1950 की स्थिति बता दी और आगे का काम संसद को सौंप दिया जी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो महत्वपूर्ण कानून बनाया होगा, नागरिकता अधिनियम 1955। एकदम सही। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये वही कानून है जो अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने बनाया और ये मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे खत्म होगी इसके बारे में है। अच्छा। और हाँ, इसमें समय समय पर बदलाव भी हुए हैं, संशोधन हुए हैं। तो चलिए अब इस अधिनियम को समझते हैं। नोटबुक स्टाइल में देखें तो पहला बड़ा हेडिंग नागरिकता मिलना, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कितने तरीके हैं इसमें? इस एक्ट में नागरिकता पाने के 5 तरीके बताए गए हैं। 5, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला है जन्म से, बाय बर्थ। ये तो आसान लगता है। हाँ, शुरू में सिद्धांत यही था कि जो भारत में जन्मा हो वो नागरिक है। कुछ अपवाद थे, जैसे विदेशी डिप्लोमैट्स के बच्चे वगैरह। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में इसमें बदलाव हुए, 1986 में, फिर 2003 में। अब ये जरूरी है कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। अच्छा, तो सिर्फ भारत में पैदा होना काफी नहीं रहा, माता पिता का नागरिक होना भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा तरीका? दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट। मतलब अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसका पिता और बाद के संशोधन के बाद माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। अच्छा। इसके लिए विदेश में भारतीय दूतावास में जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, जन्म से, वंश से। तीसरा, ये शायद उन लोगों के लिए होगा जो ना यहाँ जन्मे, ना जिनके माता पिता नागरिक थे जन्म के समय। हाँ, बिल्कुल। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है, उन्हें अप्लाई करना होता है। जैसे कौन लोग? जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, जो आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल से भारत में रह रहे हों। 7 साल? हाँ, सोचिए जैसे कोई है जिसके पूर्वज भारतीय थे, वो विदेश में रहा, फिर भारत आकर 7 साल रहा, अब नागरिकता चाहता है। ओके। और या फिर कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और आवेदन से पहले वो भी 7 साल से भारत में रह रहा हो। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी इसी में आते हैं। और भी कुछ श्रेणियां हैं? हाँ। मेन बात है एप्लीकेशन और निवास की शर्त, खासकर वो 7 साल वाली। 7 साल, ये याद रखने वाली बात है पंजीकरण के लिए। चौथा तरीका, ये शायद विदेशियों के लिए होगा। बिल्कुल। चौथा है प्राकृतिकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, पर इसके लिए कई शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली बात, वो ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को नेचुरलाइजेशन से नागरिक बनने से रोका जाता हो। रेसिप्रोसिटी। हाँ, फिर वो अपने देश की नागरिकता छोड़ने का वचन दे, अच्छे चरित्र का हो। उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भारतीय भाषा का ठीक ठाक ज्ञान हो। भाषा ज्ञान भी? जी। और सबसे महत्वपूर्ण, निवास की शर्त। उसे आवेदन करने से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहा होना चाहिए। 1 साल लगातार? हाँ, और इन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। 14 में से 11 साल? हाँ। ये तो काफी लंबी अवधि है। हाँ, ये दिखाता है कि नेचुरलाइजेशन एक गंभीर प्रक्रिया है। सही बात है। अच्छा, और 5वां तरीका क्या है? 5वां और आखिरी तरीका है किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर कोई नया इलाका, कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, जैसे कोई देश या राज्य या द्वीप, तो भारत सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके उस इलाके के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। अच्छा, जैसे गोवा या सिक्किम के मामले में हुआ होगा। बिल्कुल। जब गोवा, दमन और दीव या सिक्किम भारत में शामिल हुए तो वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी इसी आधार पर। तो ये हो गए 5 तरीके: जन्म से, वंश से, पंजीकरण 7 साल निवास, प्राकृतिकरण 11-14 साल निवास प्लस भाषा, और क्षेत्र का शामिल होना। एकदम साफ जी। अब नोटबुक के अगले पन्ने पर चलते हैं। नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसके कितने तरीके हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खत्म होने के 3 मुख्य तरीके हैं। 3, ठीक है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी रेनंसिएशन। मतलब अपनी मर्जी से छोड़ना। हाँ, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो पूरी उम्र और समझ का हो,
एक घोषणा करके अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई पेच? हाँ, एक बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। ओह, लेकिन हाँ, वो बच्चे जब 18 साल के हो जाएं तो वापस भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, ये विकल्प है। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा? ये शायद अनुच्छेद 9 जैसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है समाप्ति, टर्मिनेशन। ये अनुच्छेद 9 के सिद्धांत पर ही आधारित है। कैसे? अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिकली कानूनन खत्म हो जाती है। मतलब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं? नहीं, जैसे ही उधर नागरिकता मिली, इधर खत्म। ठीक है। और तीसरा तरीका? ये शायद सरकार द्वारा लिया जाने वाला कदम होगा। सही पकड़ा। तीसरा है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। ये अनिवार्य समाप्ति है, मतलब सरकार छीन सकती है नागरिकता। अच्छा, किन हालात में? इसमें केंद्र सरकार कुछ खास आधारों पर किसी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, हटा सकती है। वो क्या आधार हो सकते हैं? कई आधार हैं, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई हो, या झूठी जानकारी देकर, या कोई जरूरी बात छिपाकर। पर नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, डिसलॉयल्टी या डिसअफेक्शन। ठीक। अगर नागरिक ने युद्ध के समय दुश्मन देश से गैर कानूनी व्यापार या संपर्क किया हो, या उसकी मदद की हो, मतलब राष्ट्र विरोधी गतिविधि। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और भी है। जैसे अगर किसी को पंजीकरण या प्राकृतिकरण से नागरिकता मिली हो और 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाए। अच्छा। या फिर अगर कोई नागरिक बिना किसी ठीक-ठाक वजह के लगातार 7 साल से बाहर रह रहा हो। इसमें स्टूडेंट्स या सरकारी नौकरी वाले नहीं गिने जाते। समझ गया। ये तो काफी गंभीर आधार हैं। तो नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके: खुद छोड़ देना, दूसरे देश की लेने पर अपने आप खत्म हो जाना, और सरकार द्वारा वंचित किया जाना। बिल्कुल। अब हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के एक हालिया संशोधन का भी जिक्र है। हाँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या CAA। हाँ, सुना है इसके बारे में। राजनीतिक पक्ष या विचार का न तो समर्थन कर रहे हैं न विरोध। हमारा काम बस जानकारी आप तक पहुंचाना है। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी है। हम सिर्फ तथ्यों को देख रहे हैं जैसा स्रोत में लिखा है। तो स्रोत के अनुसार इस 2019 के संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं? स्रोत के मुताबिक ये संशोधन 3 पड़ोसी देशों पर लागू होता है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, 3 देश। और इन देशों से आने वाले 6 धार्मिक समुदायों के लोगों पर। ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अच्छा, 6 समुदाय। इन लोगों के लिए क्या खास प्रावधान है स्रोत के अनुसार? स्रोत ये बताता है कि इन 6 समुदायों के ऐसे लोग जो इन 3 देशों में धार्मिक प्रताड़ना, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आए हैं, और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। हाँ, वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे स्रोत के अनुसार। क्या उनके लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया में, जैसे वो प्राकृतिकरण वाली शर्तें थीं, उनमें कोई छूट दी गई है? हाँ, स्रोत के अनुसार इन खास लोगों के लिए प्राकृतिकरण से नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो अवधि जरूरी है उसे कम किया गया है। कितना कम? सामान्य तौर पर 11 साल, पिछले 14 में से रहने की शर्त है ना। स्रोत में शायद पहले 12 साल लिखा है, तो उसी के अनुसार बता रही हूँ। उसे इन लोगों के लिए घटाकर कम से कम 6 साल कर दिया गया है। अच्छा, 11 या 12 साल से घटाकर 6 साल। जी, स्रोत के अनुसार कम से कम 6 साल भारत में रहना होगा। ठीक है, तो ये थी CAA 2019 की जानकारी। जैसा हमारे स्रोत में बताया गया, 3 देश, पाक, अफगान, बांग्ला, 6 समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 और निवास अवधि 11-12 साल से घटाकर 6 साल। जी। अब इन सारी बातों को एक माइंड मैप या नोटबुक सारांश जैसा बना सकते हैं, जैसे परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के लिए बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसे विजुअली सोचते हैं, जैसे नोटबुक में बना रहे हो। भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2, 8 5 to 11, स्थिति एट
26 जैन 1950। 8(5) अधिवास प्लस जन्म, माँ बाप का जन्म, 5 साल निवास इज इक्वल टू नागरिकता। 8(6) पाक भारत आए लोग। 8(7) भारत पाक और फिर लौटे। 8(8) विदेश में भारतीय मूल रजिस्ट्रेशन से। 8(9) विदेशी नागरिकता ली, भारतीय खत्म, एकल नागरिकता। 8(10) नागरिकता बनी रहेगी संसद के कानून के अधीन। 8(11) संसद का कानून बनाने की शक्ति की कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से प्रेरित। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। स्थिति आफ्टर 26 जैन 1950। ए नागरिकता मिलना, एक्विजिशन 5 तरीके। 1 जन्म से, बाय बर्थ, शर्तें लागू, माता पिता की नागरिकता। 2 वंश से, बाय डिसेंट, भारत के बाहर जन्म, भारतीय माँ बाप। 3 पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, PIO, जीवन साथी आदि, 7 साल निवास जरूरी। 4 प्राकृतिकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, विदेशी, 1114 साल निवास प्लस भाषा प्लस अच्छा चरित्र। 5 क्षेत्र शामिल होने पर, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, नए इलाके के लोग। बी नागरिकता खत्म होना, टर्मिनेशन, 3 तरीके। बी नागरिकता खत्म होना, टर्मिनेशन, 3 तरीके। 1 स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन, खुद घोषणा करके। 2 समाप्ति, टर्मिनेशन, दूसरी नागरिकता लेने पर अपने आप। वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, सरकार द्वारा धोखाधड़ी, देशद्रोह आदि। CAA 2019 संक्षिप्त स्रोत के अनुसार देश 3 पाक, अफगान, बांग्ला। समुदाय 6 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। पात्रता प्रवेश 31 दिसंबर 2014, धार्मिक प्रताड़ना। छूट निवास अवधि नेचुरलाइजेशन के लिए 11-12 साल से घटाकर 6 साल, स्रोत अनुसार। वाह, ये माइंड मैप या नोटबुक समरी तो कमाल की है। सारे मुख्य बिंदु एक जगह पर आ गए, रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। हाँ, कोशिश यही थी। अब कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स हो जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो परीक्षा हॉल में एकदम से याद आए। जरूर जरूर। ये रहे कुछ खास बिंदु। संविधान लागू होने पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है, संसद, अनुच्छेद 11। 1955 एक्ट में नागरिकता पाने के तरीके 5 और खत्म होने के 3। सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली, ब्रिटेन। रजिस्ट्रेशन के लिए कितना निवास, लगभग 7 साल। नेचुरलाइजेशन के लिए कितना, 14 में से 11 साल। मुख्य एक्ट और साल, नागरिकता अधिनियम 1955, CAA 2019, स्रोत अनुसार। मुख्य बातें 3 देश, 6 समुदाय, 31 दिसंबर 2014, निवास 6 साल, 11-12 के बजाय। बेहतरीन, ये क्विक पॉइंट्स वाकई बहुत काम के हैं। तो आज हमने भारतीय नागरिकता के संवैधानिक और कानूनी दोनों पहलुओं को काफी अच्छे से एक नोटबुक की तरह समझने की कोशिश की है। हाँ, और ये विषय सच में हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस चर्चा से नागरिकता के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और साफ हुए होंगे और आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिली होगी। बिल्कुल, अपनी तैयारी में लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, याद रखिए सही स्ट्रैटेजी और लगातार फोकस से ही मंजिल मिलती है। और अंत में हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, समय क्यों बदलता है नागरिकता के कानूनों को? समाज, दुनिया बदलती है तो ये कानून क्यों बदलते हैं? और इन बदलावों का एक व्यक्ति की पहचान पर, उसके अधिकारों पर और खुद राष्ट्र की अपनी समझ पर क्या असर पड़ता होगा? जरूर सोचिएगा। पार्ट 2 सिलेक्शन के साथ सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।